हेलो एवरीवन। आज प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत डिजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मरुस्थलीकरण की बात करते हैं या मरुस्थलीकरण डिजर्ट एरिया प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझ लें कि मरुस्थल होता क्या है। तो जब मरुस्थल की बात करते हैं तो मुख्य रूप से मरुस्थल जो होता है यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, दो प्रकार के होता है। एक होता है गर्म प्रदेश होता है, यानी कि जहाँ पे तापमान अधिक होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे वर्षा नहीं होती है और वहाँ पे किसी भी प्रकार के वनस्पतियाँ नहीं उग पाती है, तो उसको क्या होता है, गर्म प्रदेश बोलते हैं, यानी कि गर्म प्रदेश के रेगिस्तानी क्षेत्र। दूसरा होता है शीत प्रदेश, यानी कि ऐसे शीत प्रदेश जहाँ पे क्या होता है, लगातार मतलब आपको वहाँ पे स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आसपास कोई भी मतलब किसी भी प्रकार के वनस्पतियों का उत्पादन नहीं होता है। वहाँ पे बहुत ही हार्श कंडीशन रहता है, क्लाइमेट रहता है, बहुत अत्यधिक ठंडा पड़ता है। तो क्या होता है, एक वीराना या बंजर क्षेत्र दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीत प्रदेश, यानी कि जो ऐसे मतलब कि रेगिस्तानी क्षेत्र जो शीत प्रदेश में पड़ता है। तो भारत की बात करते हैं तो भारत में आप देखेंगे जो गर्म प्रदेश वाली यानी कि हॉट डिजर्ट होता है वो भी देखने को मिलता है, मुख्य रूप से देखिए आप राजस्थान वाले क्षेत्र में। वहीं अगर शीत प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए ये जो लद्दाख वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे आपको शीत प्रदेश के मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र देखने को मिलता है। उसके साथ एक और अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आपको ये जो रन ऑफ कच्छ वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, समुद्र द्वारा लाकर पूरे मतलब कि उस क्षेत्र में क्या होता है कि ये नमक का निक्षेपण कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस क्षेत्र में वनस्पतियाँ का उगाव नहीं होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में ही तब्दील होता है। तो अगर भारत में बात करते हैं तो भारत में मुख्य रूप से तीनों प्रकार के मतलब के रेगिस्तानी क्षेत्र पाया जाता है। एक गर्म रेगिस्तानी प्रदेश जो कि आपको ये राजस्थान वाला क्षेत्र मिलेगा। शीत रेगिस्तानी प्रदेश की बात करते हैं तो ये आपको लद्दाख वाला क्षेत्र मिलेगा। तीसरा प्रकार के भी यहाँ पे पाया जाता है जो कि आपको रन वाला कच्छ क्षेत्र मिलता है, जहाँ पे आपको देखेंगे कि वहाँ पे नमक का निक्षेपण होने की वजह से कोई भी वनस्पतियाँ वहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो मुख्य रूप से दो ही होता है, लेकिन भारत में देखेंगे एक विशेष प्रकार के भी यहाँ पे ऐसे मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र पाया जाता है। तो इसके विकास के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं लाई हैं, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके परिचय के बारे में बात करते हैं, भारत में दो प्रकार के मरुस्थली पाया जाता है। प्रथम अगर बात करते हैं तो उष्ण मरुस्थली, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है जिसको उष्ण मरुस्थली के नाम से जानते हैं। दूसरा बात करते हैं तो शीत मरुस्थली, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है जिसको हम लोग शीत मरुस्थली के नाम से जानते हैं। जो देश का जो अधिकांश मतलब कि जो मरुस्थल होता है वो उष्ण मरुस्थल होता है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। वहीं शीत मरुस्थल की बात करते हैं तो ये आपको जम्मू कश्मीर या आज की बात करते हैं तो ये आपको लद्दाख वाले क्षेत्र में या हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पाया जाता है। तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ ऐसे मतलब कि पशु रहते हैं या जनसंख्या रहती है, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके विकास के लिए एक मतलब कि कार्यक्रम लाया गया जिसको मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जो दोनों मरुस्थल होता है उसको शामिल किया जाता है। तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो 7 राज्यों के 40 ऐसे जिले होते हैं जिसके 235 ब्लॉकों में ये जो कार्यक्रम है उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। अगर 7 राज्यों के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसमें आपको आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, कर्नाटक और राजस्थान वाला क्षेत्र को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे ये समझने वाला है कि जो गुजरात हो गया, चाहे आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात, हरियाणा, इन क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण वाला प्रोग्राम क्यों लागू किया जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि मरुस्थल एक वो मरुस्थल होता है जो परमानेंट मरुस्थल है कि जो इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में पाया जाता है। एक ऐसा मरुस्थल है जो मरुस्थल तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वो मरुस्थल रूप में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि जिस क्षेत्र में लंबे समय तक अगर वर्षा नहीं होती है या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत मतलब कि लंबे समय से वर्षा ही नहीं हो रही है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उस क्षेत्र की मिट्टी अनुपजाऊ होने लगती है। वहाँ के जो वनस्पतियाँ जो पहले से थी वो ख़त्म होने लगती है। उस क्षेत्र में आसपास अगर लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उनके पेयजल की समस्या होने लगती है। जो वहाँ पे कृषि उत्पादन पहले होता था वो होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो क्या होता है कि ऐसे जो क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा की मात्रा कम है, भूमि अनुपजाऊ होती है, जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं होती है, तो वो भी क्षेत्र कहीं ना कहीं क्या होता है, मरुस्थलीकरण यानी कि मरुस्थल में बदलता जा रहा है, यानी कि तब्दील होता जा रहा है। तो जो मरुस्थलीकरण प्रोग्राम है ऐसे क्षेत्रों में ही
मतलब के क्षेत्रों में भी लागू किया जाता है जो मरुस्थलीकरण वास्तव में है, या ऐसे क्षेत्रों में भी लागू किया जाता है जो मरुस्थलीकरण की तरफ अग्रसर है, यानी कि जिधर वर्षा की मात्रा बहुत कम है या नहीं हो रहा है, या लंबे समय से रेंटसेड एरिया है जिधर नहीं होता है, जो कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग होता है कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण जैसा ही समस्या से क्या होती है, ग्रसित होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे जो देश के विभिन्न जो क्षेत्र होता है, इसमें मुख्य रूप से 7 राज्य आते हैं और उनके 40 जिले के 235 ब्लॉकों में ये कार्यक्रम इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, लागू किया गया है। तो जो मरुस्थलीकरण होता है इसमें आप देखिए, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है लगभग इसमें 24 से 28% ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जो कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण के अंतर्गत आते हैं, उस जिसके लिए प्रोग्राम ये कार्यक्रम लाया गया है, जिसमें लगभग देश का जो 16% जो जनसंख्या होती है वो इसमें निवास करती है। अब कुछ एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो थार का रेगिस्तान है उसके बारे में। तो ये देखिए, जो थार का रेगिस्तान है ये आपको अरावली वाला क्षेत्र मिलेगा, और ये क्या है, हरा भरा रहता है, यानी कि ये पूरा आपको रेगिस्तान का मैप है, ये राजस्थान का मैप है, जिसमें ये आपको क्या है, अरावली वाला क्षेत्र है। तो अरावली के जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र होता है ये क्या है, वो रेगिस्तानी मिलता है, लेकिन अरावली के जो पूर्वी वाला क्षेत्र मिलता है यहाँ पे आपको हरा भरा देखने को मिलता है, यानी कि ये क्या है, ये अच्छी मतलब कि एरिया है, यहाँ पे जो कृषि उत्पादन होता है वो अच्छा होता है। तो मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो जो थार का रेगिस्तान है यह क्या होता है, भारत उपमहाद्वीप के जो दक्षिण पश्चिम वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र होता है क्या होता है, शुष्क क्षेत्र होता है। यह मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच में पाया जाता है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ यह क्या है, पूरा क्षेत्र है, जिसका लगभग देखिए इस रेगिस्तान का लगभग 85% जो एरिया है वो भारत के अंतर्गत आता है, केवल 15% जो एरिया है वो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। अगर थार के रेगिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग कुल भूमि का लगभग केवल इस क्षेत्रों में 4.5% के आसपास जो भूमि है वो इसके अंतर्गत आती है। उसके साथ अगर बात करते हैं तो यह जो पश्चिमी तट होता है उसके साथ जो ये रण कच्छ होता है उत्तर पश्चिमी से सिंधु नदी के आसपास से लेकर फिर आगे तक ये क्या है, फैला हुआ जो क्षेत्र होता है। वहीं अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर इस क्षेत्र की जो जलवायु होती है शुष्क होती है। गर्मियों के दौरान में क्या होता है, तापमान यहाँ पे अत्यधिक होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो पर्यावरण होता है कठोरता के बावजूद भी जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है यहाँ पे कुछ ऐसे वनस्पतियाँ या जीव जंतु होता है उसको आश्रय में देता है, यानी कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार की यहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वहीं अगर बात करते हैं इस पूरे क्षेत्र की तो जो कुल वार्षिक वर्षा होता है उसका लगभग यहाँ पे 25 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर या उससे कम की यहाँ पे वर्षा होती है। भारत में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है क्या है, ये मतलब शुष्क होने के साथ साथ देखेंगे अत्यधिक मतलब विविध पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे कुछ माइग्रेटरी जो स्पेसीज होती है, बर्ड्स की स्पेसीज होती है वो पाई जाती है। इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर कुछ और इसके तथ्यों की बात करते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र का, तो जो हमारा थार का रेगिस्तान है यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। वहीं अगर बात करते हैं तो यह जो उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान होते हैं उसमें विश्व के क्या है, 9वां सबसे बड़ा गर्म मतलब कि रेगिस्तानी क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र जो ये रेगिस्तानी क्षेत्र है यहाँ पे प्रवासी और जो स्थानीय पक्षियाँ होती हैं लगभग उसके 141 ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जिसको यह आश्रय देता है या यहाँ पे निवास करती हैं। राजस्थान की जो कुल आबादी है लगभग उसका 40% हिस्सा है वो थार के जो रेगिस्तान होता है उसमें क्या होता है, लोग रहते हैं या वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि या पशुपालन होता है। अब मुख्य रूप से बात करते हैं कि जो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो इसको मुख्य रूप से आप देखिए ये 1977 से 78 में लाया गया था। जो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है इसका मुख्य रूप से अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका है कि जो मरुस्थलीकरण है उसके प्रसार को रोकना, जो स्थानीय संसाधन की होती है उसके उत्पादकता को बढ़ावा देना यानी कि बढ़ाना, जिससे क्या हो सके जो स्थानीय लोग होते हैं उनके आय में वृद्धि की जा सके। फिर उसके साथ साथ रोजगार के जो स्तर है उसको बढ़ाना करना यानी कि वृद्धि करना होता है जो इस क्षेत्र में रहते हैं। इस जो उष्ण एवं शीतोष्ण मरुस्थल होते हैं उस क्षेत्रों में क्या होता है, इसको लागू किया जाता है। जो यह कार्यक्रम है इसका क्या मतलब है कि यह मुख्य रूप से देखिए मरुस्थलीकरण को रोकने की एक ऐसी विधि पर जोर देता है, यानी कि ऐसे मतलब कि योजना बनाता है या योजना बनाकर इस क्षेत्रों में लागू करने की बात करता है जो क्या हो सकता है, जो पारिस्थितिकी हो उसको पुनः
संतुलित किया जा सके या उसकी स्थापना किया जा सके। जो बलुका इस स्तूप होता है उसको स्थितीकरण मतलब कि क्या हो सके, उसको रोका जा सके, ताकि वो क्या होता है कि आसपास के रीजन में, जैसे कि मान लीजिए कि यह रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो यहाँ से जो बालू वाला जो क्षेत्र होता है हवाओं के साथ उड़कर क्या होता है कि इस क्षेत्र में आकर न जमा हो जाए, जिसकी वजह से ये भी क्या हो जाए, मरुस्थलीकरण बन जाए। तो यानी कि जो बलुका स्तूप होता है उसको स्थितीकरण करने की बात करता है। उसके साथ अगर बात करते हैं तो जो मृदा एवं जल होता है उसके संरक्षण में सहायक बनाने की बात करता है, यानी कि सहायता करता है कि जैसे अगर इसको रोका जा सकता है तो जो मृदा होती है, चाहे उस क्षेत्र में जो भी मतलब कि जल होते हैं, उसको संरक्षण करने में भी सहायक देता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि सुरक्षा पेटी का लगाना, सुरक्षा पेटी इन द सेंस, अगर मान लीजिए कि इस पूरे क्षेत्र में क्या होता है मरुस्थलीकरण है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे एक मतलब कि सुरक्षा पेटी पेड़ पौधे वाला, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे वाला होता है उसको लगाया जाता है, ताकि यहाँ पे क्या होता है, अगर ये पेड़ पौधे बड़ा होंगे तो यहाँ से जब हवाएं चलेंगी तो जो इधर से बालू लेकर आएंगी क्या होता है, इसको आगे प्रसारित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहीं इसको क्या करेगा, इसको ये रोक देगा। तो क्या होता है, सुरक्षा पेटी लगाया जाता है जिससे मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। उसके साथ साथ इस क्षेत्र में क्या होता है, जल संग्रहण की तकनीक को अपनाया जाता है कि अगर थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में अगर वर्षा वर्षा होती है तो वाटर हार्वेस्टिंग करके उस पानी को रोका जा सके, ताकि जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उसको प्रयोग कर सके। उसके साथ साथ अगर पता है कि अगर मरुस्थलीय क्षेत्र है तो मरुस्थलीय क्षेत्र में देखेंगे कि जो पशुपालन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो पशुधन होता है उसको क्या होता है, उसको मतलब कि कोशिश किया जाता है उसके चरवाहों का विकास किया जाए, ताकि कम से कम अगर उस क्षेत्र में कृषि नहीं हो रही है तो वहाँ पे क्या है, पशुपालन किया जा सके। तो इस कार्य मतलब ये जो कार्यक्रम है इसके कुछ मतलब कि रणनीतियाँ है जिसके माध्यम से ये क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में मरुस्थलीकरण अगर है या हो रहा है तो उसको रोकने की बात करता है। ये क्या होता है कि इसमें देखेंगे कि जो चरागाह के अलावा क्या होता है कि चारा फसल मतलब कि जो पशु खाते हैं उनके लिए क्या होता है, इसको उत्पादन करने की बात करता है। जो ईंधन एवं चारा हेतु क्या होता है कि उधर वृक्षारोपण की बात करता है, यानी कि अगर उस क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हैं तो बड़ा होने पर क्या होगा, पशु को मतलब कि चारे के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, और उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उसको ईंधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से देखिए कि इस प्रकार की ये जो लद्दाख हो गया, स्पीति वाला जो क्षेत्र होता है, वहाँ की जो भूमि होती है उसको सिंचित कृषि और पशुपालन के विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी कि जिस क्षेत्र के जो मरुस्थल होता है उसके उपयोग कैसे किया जा सकता है उसके लिए क्या करता है, जो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है वो एक मतलब कि रणनीति बनाता है और उस क्षेत्र में क्या करता है, उसको लागू करता है। अब मरुस्थलीकरण के कारण पता करें कि यानी कौन कौन से ऐसे काज होता है जिसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन होता है। तो पहला इसमें कारण देखने को मिलता है अपर्दनात्मक तत्व, यानी कि अपर्दन यानी कि इरोजन की वजह से क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर लगातार अपर्दन होती जाती रहती है तो ऊपर वाली जो मिट्टी होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है सॉइल का, क्या होता है वो अपर्दित होती रहती है। तो देश के जो मरुस्थलीकरण या भूमि के जो क्षरण होता है उसमें अगर सबसे पहले देखा गया है कि जो जल प्रक्रिया होती है वो मतलब क्या होता है, जो जल प्रक्रिया द्वारा अपर्दन होता है वह मुख्य रूप से किसी भी क्षेत्र में मरुस्थलीकरण करने के बहुत बड़ा एक कारण के रूप में देखा जा रहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो जो वायु अपर्दन होता है, यानी कि जो वायु द्वारा इरोजन होता है, यह उसमें मतलब क्या होता है दूसरा कारक के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। दूसरा इसमें कारण की बात करते हैं तो हरित क्रांति। हरित क्रांति मतलब कि ये है कि अगर किसी भी क्षेत्र में आज के डेट में ज़्यादा मैकेनाइज और फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, तो यानी कि रासायनिक उर्वरक के ज़्यादा उपयोग करने, यंत्रीकृत जुताई करने, अत्यधिक सिंचाई करने, गहन कृषि करने जैसे क्या होता है, हरित क्रांति की जो मूल मौजूदा प्रथा है जिसके माध्यम से ये कहा जाता है कि अगर किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन करना है तो वहाँ रासायनिक उर्वरक दीजिए, यांत्रिक कृषि की मैंने मैकेनाइज कृषि कीजिए, अत्यधिक सिंचाई कीजिए, तो क्या होता है उत्पादकता बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं हरित क्रांति है इसको क्या करती है, मतलब कि उस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसको कमज़ोर बनाती है, क्योंकि जो उस क्षेत्र की मिट्टी होती है उसकी संरचना को बदल देती है। अत्यधिक उसमें रासायनिक उर्वरक यूज करेंगे, मैकेनाइज कृषि करेंगे तो जो उसकी संरचना होती है उसको बदल देती है, जिसकी वजह से क्या होता है उस क्षेत्र में की जो मिट्टी होती है वो लवणीकरण यानी कि सैलिनिटी उसमें बढ़ती जाती है, जिसके बाद से क्या होता है जो वहाँ के सॉइल होती है वो डिग्रेडेशन होने लगता है, यानी कि क्षरण होने लगता है। तो कहीं ना कहीं यह क्या होता है कि मरुस्थलीकरण का एक कारण बनता है। तीसरा इसमें है असंवहनीय भूमि उपयोग की प्रथा, यानी असंवहनीय भूमि उपयोग मतलब क्या होता है कि मतलब रैशनल यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि अनियोजित
अवैज्ञानिक तरीके से क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में या तो कृषि की जाती है या जो भूमि होता है उसका उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसके जो वहन क्षमता होती है उससे अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी में कटाव के कारण बनता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, जो ऊपरी उपजाऊ भूमि होती है वो ख़त्म होने लगती है और वो रेगिस्तानी रूप ले लेता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं तो जो अर्ध शुष्क पंजाब वाला जो क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र होता है, वहाँ पे पानी की अधिक खपत वाली फसलों का क्या होता है, एकल खेती के रूप में वहाँ पे बोया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जब देखेंगे तो जो भूमि जल होती है उसमें कमी आती है और धीरे धीरे वो क्या होता है, रेगिस्तानीकरण में बदलने लगता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक जो वनस्पति होती है उसकी कटाव करना, यानी कि जब प्राकृतिक वनस्पतियों के कटाव करते हैं जिसकी वजह से भी मरुस्थलीकरण के कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। जैसे शहरीकरण हो गया, विकासनात्मक ये गतिविधियाँ हो गया, जिसमें क्या होता है, जंगल हो गया या हरित आवरण यानी कि जो ग्रीनरी वाला जो क्षेत्र होता है उसको साफ किया जाता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी पर क्या होता है, कटाव और प्राकृतिक तत्वों से क्या होता है, उस पर बाढ़ आ जाता है। यानी कि अगर किसी भी क्षेत्र में हरित अगर क्षेत्र है तो वहाँ पर अगर शहरी दृष्टि से देखें, चाहे विकासात्मक कार्य इसके गतिविधियों से देखें, अगर किसी भी क्षेत्र में क्या होता है कि वनों की कटाई की जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, बाढ़ जो आने की संभावनाएं क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जो वहाँ के वनस्पति होती है उसका क्षरण होने लगता है। यानी कि भारत में अगर जल क्षरण यानी कि बात करें, अगर ये जल अपर्दन की बात करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा अगर कारण की बात करते हैं, जल अपर्दन की बात करते हैं तो इसका सबसे दूसरा कारण ये है कि किसी भी क्षेत्र में वनस्पतियों का कटाव होता है तो वहाँ पे क्या होता है, भूमि क्षरण होने लगता है, यानी कि मरुस्थलीकरण का निर्माण होने लगता है। अगला इसमें कारण होता है मिट्टी की नमी में कम होना। अब मिट्टी की नमी कैसे कैसे कम हो जाती है, तो मिट्टी कई कारणों से क्या होता है, अपनी नमी को कम करती है, यानी कि कम हो रही है। जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में जो वार्षिक वर्षा होती है उसमें कमी आती है, लंबे समय से सूखा पड़ जाता है, या जो भूजल है वो क्या होता है, वो कम यानी कि नीचे चले जाता है, जो वाटर लेवल होता है वो नीचे चला जाता है। जो नमी होती है वो निरंतर कमी से क्या होता है, अंततः वो तो क्षरण या तो रेगिस्तानीकरण में परिवर्तित होने लगती है, यानी कि रेगिस्तानीकरण बनता जाता है। उसके बाद से बात करते हैं खनन, यानी कि बड़े पैमाने पर अगर किसी भी क्षेत्र में खनन किया जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऊपरी मिट्टी होती है या वनस्पतियाँ होती हैं वो नष्ट होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है, उससे क्षरण होता है। मुख्य रूप से देखिए, जो झारखंड में जो खनिज का बेल्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, बड़े पैमाने पर माइनिंग की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऊपरी मिट्टी होती है या जो प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो धीरे धीरे वहाँ पर देखेंगे कि जलीय अपर्दन हो गया, वायु अपर्दन हो गया, धीरे धीरे होता जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है, एक मरुस्थलीकरण को जन्म देता है। तीसरा अगला इसमें होता है अतिचरण। अतिचरण मतलब होता है ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो चरवाहे वाला जो क्षेत्र होता है वो अगर अनियंत्रित हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, मरुस्थलीकरण का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। यानी कि भारत में अगर देखा जाए तो जो कृषि गतिविधियों के लिए जो चरवाहे होते हैं उस पर अत्यधिक अगर चराई की जाती है, यानी कि अतिक्रमण भूमि के क्षरण के कारण भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं देखा गया है कि मरुस्थलीकरण का निर्माण होता है। उसके बाद से अगला जो कारण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रदूषण। अब प्रदूषण का मतलब होता है कि अगर मतलब कि मान लीजिए कि ज़्यादा प्रदूषण लेवल बढ़ गया है तो जो वर्षा होगी तो वो आपको अम्लीय वर्षा होगी। फिर क्या होता है, जो जो उर्वरक होता है वो उसका अत्यधिक प्रयोग होता है किसी भी खादों में, उससे भी प्रदूषण बढ़ता है, जिससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा होने के चांसेस बढ़ते हैं या अम्लीय वर्षा होती है। जो कचरा होता है वो ज़मीन पर डाला जाता है, तो जो उसमें कचरे से मतलब कि जो भी मतलब कि प्रदूषण वाला जो होते हैं सामग्री होता है वो धीरे धीरे पानी के माध्यम से रिस के नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी जो होती है अनुपजाऊ हो जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है, एक मरुस्थलीकरण के कारण बन सकता है। जो भारी धातुएं होते हैं, जैसे कि अभी बोले कि जो कचरा फेंका गया अगर उसमें किसी भी प्रकार के भारी धातु है तो पानी के साथ क्या होता है, रिसाव होते होते वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जो ज़मीन होती है अनुपजाऊ हो जाती है। अब मरुस्थलीकरण के अगर प्रभाव के बारे में बात करते हैं कि डिजर्टिफिकेशन से प्रभाव क्या पड़ेगा, तो सबसे पहली बात है कि उसमें क्या होगी, हानि होगी, यानी कि आर्थिक हानि होगी। एक मतलब कि जो एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है उसने एक अनुमान लगाया है कि लगभग भूमि क्षरण से हर साल देश भर में लगभग मतलब 48 से 39 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर क्या होता है, नुकसान होता है। यानी कि केवल
भूमि क्षरण की वजह से क्या होता है, हर साल हमको इतना आर्थिक हानि होती है। खाद्य सुरक्षा को भी खतरा होता है। खाद्य सुरक्षा से क्या मतलब है कि अगर भूमि क्षरण हो जाएगी तो जो उसकी कृषि उत्पादकता है उसमें कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो खाद्य सुरक्षा है उसमें कमी हो जाएगी। जो भारत सरकार का एक मतलब बहुत ही प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं गरीबी उन्मूलन जो प्रोग्राम है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब कृषि उत्पादकता कम हो जाएगी, जब भूमि में नमी नहीं रहेगी, उपजाऊ नहीं बचेगी, तो उत्पादकता कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, उत्पादन कम होगा। तो जो गरीबी उन्मूलन वाला प्रोग्राम लाए जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं ये बाधा पहुंचाने के काम करेगा। उसकी वजह से अगला क्या हो सकता है कि कार्बन भंडारण में कमी। अब कार्बन भंडारण की बात करते हैं तो अगर किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि उपजाऊ भूमि है, बरसात ठीक ठाक हो रही है, वनस्पतियाँ लगी हैं, तो हरियाली रहती है। तो अगर किसी क्षेत्र में हरियाली है तो क्या होता है, वो कार्बन को भंडारण करके रखता है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में हरियाली को ख़त्म किया जा रहा है, मिट्टी बंजर होती जा रही है, या मिट्टी में कटाव में वृद्धि हो रहा है मिट्टी में, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन संग्रहण की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जब कार्बन कार्बन संग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी तो इससे क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग आ सकती है, यानी कि वैश्विक ऊष्मन हो सकता है, जलवायु परिवर्तन का कारण बन सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये क्या है, डिजर्टिफिकेशन का ही कारण है। फिर अगला होता है जल धारण क्षमता पर ये प्रभावित करना, माने जल धारण जो क्षमता होता है उसको प्रभावित करता है, यानी कि प्रभावित होना रहता है। जैसे भूमि क्षरण से क्या होता है, पानी का रिसाव कम हो जाता है। पानी के जब रिसाव कम हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो भू स्थल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। जब भू स्थल नीचे चला जाता है तो जो मिट्टी होती है उसकी ऊपरी परत के लिए, या पूरा ओवरऑल जो मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, नमी की कमी होती है, तो धीरे धीरे अनुपजाऊ होने लगती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक उसका कारण है। अगला इसमें होता है आपदाओं को बढ़ाना। अगर भूमि क्षरण के कारण क्या होता है, अत्यधिक जो मृदा होता है उसका अपरदन होता है, जो ढाल होती है अस्थिर हो जाती है, जिससे भूस्खलन आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जो कटाव के कारण क्या होता है, जो नदी के मतलब कि जो बीच वाला जो क्षेत्र होता है, यानी कि गाद होता है, उसमें क्या होता है, जमने लगता है। इससे क्या होता है, जो नदियाँ होती है उसको वहन क्षमता कम हो जाती है, यानी कि उसको किसी भी मतलब कि जब मलबा उसमें आता है तो जो पानी बहता है तो उसके जो वहन करने की क्षमता, यानी कि ढोने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से देखेंगे काफ़ी भयंकर बाढ़ आने या सूखा जैसी स्थिति होने की जैसे बन जाती है। मरुस्थलीकरण कम करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात है कि आप इसके लिए क्या करिए, जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको लागू कीजिए। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसको मुख्य रूप से देखिए 1974 में लॉन्च किया गया था। तो इसका क्या मतलब इनिशिएटिव था कि जो सिंचाई है उसमें सुधार किया जाए, तो कुशल जल प्रबंधन किया जाए, जिससे क्या हो सकता है, किसी कृषि पर अनुकूल मतलब कि प्रभाव पड़ेगा। इससे वजह से क्या हो सकता है, जो मरुस्थलीकरण है उसको कम किया जा सकता है। जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है यह मुख्य रूप से जो जल संसाधन मंत्रालय है, जो भी संबंधित राज्य है, यानी कि जहाँ पे सूखे जैसी स्थिति है उसके साथ मिलकर क्या होता है, इस कार्यक्रम को लागू किया जाता है। अगले अगर इसमें योजना की बात करते हैं तो एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। अगर इस कार्यक्रम की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है ये 1979 नवासी और 90 के बीच में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना, क्या होता है, प्राकृतिक जो संसाधन होता है उसका संरक्षण करना, और विकास विकास के लिए क्या होता है, पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना होता है। इसमें देखिए एक कार्यक्रम 2003 में लागू किया गया था, जिसमें क्या था, हरियाली दिशा निर्देश के रूप में इसको नामित किया गया। अब इसी प्रोग्राम को देखिए तो इसका नाम फिर से चेंज करके अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रख दिया गया है, जो कि 2015-16 से लेकर 2019-20 तक के लागू किया गया था। फिर इसको क्या है कि आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, जिससे क्या होता है, जो नीति आयोग होता है अपना, जो पहले मैं प्लानिंग कमीशन था उसको नीति आयोग के नाम दे दिया गया है, अब उसको क्या होता है, कार्यान्वित करता है। अब मरुस्थली विकास कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से देखिए 1997 से 98 में लाया गया था। ये सूखे से जो प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और उसे चिन्हित करके रेगिस्तानी क्षेत्रों के जो प्रकृति होता है या प्रकृति या संसाधन के आधार पर फिर उसे क्या होता है, जीवित करने के लिए शुरुआत किया जा सकता है, यानी कि एक ये इनिशिएटिव है इस चीज़ को रोकने के लिए। यह मुख्य रूप से देखिए राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसे क्या होता है, ये गर्म जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पे लागू किया जाता है। उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर हो गया, अब लद्दाख वाला क्षेत्र या हिमाचल प्रदेश वाला जो ठंडे क्षेत्र होता है वहाँ पे इस चीज़ को शुरू किया गया है।
अब इसका हम बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से जो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसके द्वारा इसको क्या होता है क्रियान्वित किया जाता है। जो भारत है उसमें लगभग 1994 में संयुक्त राष्ट्र में कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के माध्यम से क्या होता है इसको लागू किया गया, या ऐसे कह सकते हैं कि जो EUNCCD है उस पर क्या आता है, भारत ने जो यूनाइटेड नेशन द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया था उस पर भारत ने मतलब कि हस्ताक्षर किया था, और इसको 1994 यानी कि भारत ने इसको 1994 में जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया था उस पर हस्ताक्षर किया था, और इसको 1996 में क्या होता है कि अपने पार्लियामेंट द्वारा इसको अप्रूवल दे करके इसको लागू। अगला इसमें जो उपाय है या कार्यक्रम है जिसको बोलते हैं नदी घाटी परियोजना, और दूसरा इसमें है बाढ़, ये बाढ़ प्रवण नदियों से मिट्टी का संरक्षण, यानी कि दो ये योजनाएं हैं। तो इन दोनों परियोजनाओं की अगर बात करते हैं तो इसको वर्ष 2000 में लागू किया गया था, यानी कि जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो जो क्षारीय मिट्टी की भौतिक स्थिति है या उत्पादकता की स्थिति में सुधार करना होता है, ताकि क्या हो सकता है इससे जो फसल होती है उसको अधिकतम उत्पादन किया जा सके। जो ये योजना है यह मुख्य रूप से जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा इसको लागू किया जाता है। इसमें अगला अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, यानी कि यह मुख्य रूप से देखिए निम्नलिखित जो वन भूमि होता है वहाँ पर वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। यह प्रोग्राम मुख्य रूप से 2000 में लागू किया गया था। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। अगला इसमें बात करते हैं तो नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम लाया गया था। तो अगर इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसको 2001 में मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दे को संबोधित करते हुए इसको तैयार किया गया था, संबोधित करते हुए या इसको संदर्भित करते हुए इसको तैयार किया गया था। उसके बाद से अगला अगर बात करते हैं तो चारा और चारा विकास, यानी कि फोडर, यानी कि जो पशुओं को खाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो चारा होता है, यानी कि फोडर विकास कार्यक्रम लाया गया था। तो अगर इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं तो इसको 2010 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है जो निम्नलिखित घास का मैदान होता है उसमें सुधार करना, यानी कि जो ओवर ग्रेजिंग हो गया है जिसकी वजह से मरुस्थलीकरण में परिवर्तित हो रहा है या होने वाले ऐसे जो भूभाग है जो कि पशुओं के लिए उपयोगी होता था, चारागाह के रूप में उपयोग होता था, तो उसमें सुधार करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया था। अगर इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से जो मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया या डेयरी मंत्रालय हो गया उसके द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है। उसके बाद से इसमें एक और प्रोग्राम है जिसको ग्रीन इंडिया पर राष्ट्रीय मिशन बोलते हैं, यानी कि ग्रीन इंडिया राष्ट्रीय मिशन एक योजना लाई गई है। यह योजना मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन या राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि NAPCC के एक हिस्सा है या उसके माध्यम से इस प्रोग्राम को लागू किया जा रहा है। इससे मुख्य रूप से 2014 में 10 वर्षों के सीमाबद्ध के साथ क्या होता है, भारत में जो घटते हुए जो जंगल है उसको संरक्षण करना, इसको पुनर्स्थापित करना या उसके वृद्धि के उद्देश्य से इसको अनुमोदित किया गया था। जिसमें क्या था, ग्रीन इंडिया मिशन का मतलब ये है कि 2014 में लाया गया था 10 वर्षों के लिए, जिसमें क्या है अगर किसी भी क्षेत्र में या पूरे भारत में अगर जंगल घट रहे हैं तो उसका संरक्षण किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएँ, उसको पुनर्स्थापन किया जाए और उसको क्या है उसमें वृद्धि किया जाए। अगर इस योजना के बारे में बात करते हैं तो ग्रीन इंडिया जो मिशन है यह मुख्य रूप से आपको जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा इसको लागू किया जाता है। अगर बात करते हैं मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास क्या है, यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव क्या लिया गया है जिससे जो मरुस्थलीकरण है उसको रोका जाए, तो इसमें मुख्य रूप से 3 इनिशिएटिव आता है। पहला है इसमें बान इनिशिएटिव यानी कि बान चैलेंज है। दूसरा बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है, और तीसरे की बात करते हैं तो जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन है, ये 3 योजनाएं इसमें लाई गई थी। तो जो बान योजना है ये बोलती है, बान योजना क्या है, एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत 2020 तक लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है, यानी कि जो गैर वानिकी या बंजर भूमि है उसको क्या होता है कि मतलब कि बंजर भूमि से इसको बदलना है, यानी कि जो वनीकरण है उसमें बदलना है। और 2030 तक
इसमें लगभग क्या है कि बढ़ोतरी करके 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि है उसको क्या होता है कि वनस्पतियों उगाना है या इसको वनीकरण में बदलना है। यानी कि 2020 तक का टारगेट है 150 मिलियन हेक्टेयर पूरे विश्व में। 2030 की बात करते हैं तो यह 350 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि होता है जिसमें वनस्पतियाँ उगाना है यानी कि वनीकरण बदलना है, ये बान चैलेंज है। दूसरा अगर बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 की बात करते हैं तो मुख्य रूप से क्या होता है, ये टिकाऊ हो गया खपत या उत्पादन के माध्यम से क्या होता है पूरे ये जो ग्रह है इसको निम्नीकरण से बचाने के लिए एक मतलब प्रतिज्ञा लेना है या सुदृढ़ ऐसे प्रोग्राम लाना है जिससे क्या हो सकता है इस प्लैनेट को, इस ग्रह को फिर से हरा भरा बनाना है। वहीं अगर बात करते हैं ये संयुक्त राष्ट्र के जो नेशनल ये कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो इसको मुख्य रूप से 1994 में स्थापित किया गया था। इसका कारण, इसका काम क्या था कि जो पर्यावरण और विकास है उसको अस्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने का एक मतलब क्या है कानूनी, मतलब कि कानूनी कह लीजिए या कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके तहत से क्या होता है कि जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है चाहे हुआ है उसको कैसे कम किया जा सके उसके लिए एक क्या है कानूनी बाध्यकारी एक मतलब इनिशिएटिव है जो कि विश्व लेवल पर लाया गया है। अब इसके बाद बात करें कि निवारण के लिए सुझाव क्या दिया जा सकता है, माने सजेशन टू मिटिगेट डिजर्टिफिकेशन, माने आपके हिसाब से सुझाव क्या हो सकते हैं जिसके माध्यम से डिजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं इसमें कि आप जो वनीकरण है उसको प्रोत्साहन दीजिए, माने कि एफॉरेस्टेशन कीजिए। किसी क्षेत्र में अगर वन पहले से नहीं था वहाँ पे लगाइए या वनों को आसपास अपने क्षेत्रों में लगाइए जिससे वनीकरण बढ़ेगा। वनीकरण जब बढ़ेगा तो क्या होगा, जब हरा भरा जो क्षेत्र होगा उससे क्या होगा मरुस्थलीकरण में उसको रोकने में मदद मिलेगी। दूसरा क्या हो सकता है कि जो कृषि किया जा रहा है उसमें रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाए। क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में बार बार अगर हम रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे वो जो भूमि होती है, जो ऊपरी परत होती है, वो अनुपजाऊ होती जाती हैं। तो रासायनिक उर्वरक की जगह पर जब जैविक उर्वरक का उपयोग करेंगे तो इससे क्या होता है जो भूमि होती है, जो ऊपरी परत होती है, उसकी जो उपजाऊता होता है वो बना रहता है जिससे डिजर्टिफिकेशन रोकने या डिजर्टिफिकेशन में बदलने में क्या होता है सहायक होता है, मतलब न बदले इसके लिए सहायक होता है। अगला होता है इसमें जो फसल होता है उसका चक्रीय प्रभाव के रूप में अपनाना। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे फसल होती हैं जो मतलब क्या होता है ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होता है, पानी की आवश्यकता होती है, उसी फसल को किसान बार बार बोता है, उसको ज़्यादा सिंचाई करता है, उसमें उर्वरक देता है, मैकेनाइजेशन उपयोग करता है। एक ही फसल को बार बार उगाता इसलिए है क्योंकि उस पर क्या होता है उसको अच्छे प्राइस मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो भूमि अगर बार बार एक ही फसल उगाई जा रही है या ज़्यादा सिंचाई की जा रही है तो क्या होता है अनुपजाऊ होने की क्षमता बढ़ जाती है, उसमें क्या होता है सैलिनिटी यानी कि लवणता आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जो फसल है उसको चक्रीय प्रभाव में लाइए, यानी कि रोटेट करके बार बार फसल को बोइए। इससे क्या होता है कि जो भूमि होती है वो उपजाऊता उसकी बनी रहती है। अगला इसमें है कि जो सिंचाई के नवीन और वैज्ञानिक तरीके हैं उसको अपनाना चाहिए, जैसे कि भारत सरकार द्वारा लाया गया है बूंद बूंद सिंचाई हो गया, फिर जो स्प्रिंकल खेती हो गया, क्या होता है कि फुहारे के माध्यम से उसमें क्या होता है खेती की जाती है। तो ऐसे अगर किया जाता है तो जो भूमि होता है उसको कम जुताई किया जाता है, यानी कि मैकेनाइजेशन का उपयोग बहुत कम किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। अगला इसमें है मरुस्थलीकरण के बारे में क्या होता है जागरूकता फैलाए, यानी कि जिस क्षेत्र में क्या होता है वर्षा की मात्रा कम होता है या ज़्यादा अनियमित वर्षा होती है, आप उस क्षेत्र में बताइए कि आप ऐसे फसल को न बोइए जिस पर क्या है ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़े, ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़े। आप अपना जो खेत है उसमें ज़्यादा मतलब कि रासायनिक उर्वरक का उपयोग न करें, अपने खेत में ज़्यादा पानी ना लगाए, जिससे क्या हो सकता है क्षारीयता बढ़ती जाती है। इससे क्या होता है कि आने वाले एक समय में वो जो पूरा क्षेत्र होगा या पूरा खेत होगा वो क्या होगा बंजरीकरण में परिवर्तित होगी या तो डिजर्टिफिकस में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि लोगों को जागरूक कीजिए कि उनको क्या बोना है, कैसे बोना है, कितनी मात्रा में उसमें खेतों में क्या होता है रासायनिक पदार्थ देना है, कितने मतलब सिंचाई करना है, ये सब कुछ उनको बताने के लिए जागरूक करना होगा। इससे क्या हो सकता है कि जो मरुस्थलीकरण है उसको रोकने में सहायक हो सकता है। अगला इसमें है कि जो अवैध खनन होता है उसकी गतिविधियों पर रोक लगाने चाहिए, जैसे कि जो कारपोरेट जो कंपनियां होती हैं उसमें कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फंड होता है, उसके तहत क्या हो सकता है वृक्षारोपण के कार्य को सौंपा जाना चाहिए। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि माइनिंग का कार्य हो रहा है, खनन का कार्य हो रहा है, तो अगर उस क्षेत्र में कोई भी मतलब
कि वो चाहे मतलब सार्वजनिक रूप की कंपनी हो चाहे निजी निजी कंपनी है, अगर किसी क्षेत्र में अगर माइनिंग कर रही है तो जो उसके मतलब कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है उसके माध्यम से उस पूरे क्षेत्र में या कहीं किसी और क्षेत्र में उतना ही या उससे अधिक क्या होता है वृक्षारोपण करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो सकती है ये जो मतलब कि ग्रह है पूरा हरा भरा बना रहा है, जिससे क्या हो सकती है कि जो डिजर्टिफिकेशन है उसको रोकने में सहायता मिल सकती है। तो यह कुछ मतलब कि उसके लिए इस योजना के तहत लाया गया था, कुछ प्रोग्राम था जिसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो ये आज इस पर हम लोग मतलब चर्चा किए, आने वाले समय में किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक थैंक यू।